नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, ऐसी खबरें जो अखबार की दुनिया में हेडलाइन बनी हैं, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही हैं। उन खबरों से आपका क्या वास्ता है, प्रेस वार्ता के जरिए हम आपको बताएंगे। उन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी, उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड महेश सैनी जी, छत्तीसगढ़ से सुनील नामदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी के पास आना चाहूंगी। राजेश जी, आज की कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बटोर रही हैं? देखिए जी, अगर अंतर्राष्ट्रीय खबरों की हम बात करें तो न्यूयॉर्क में भारत को लेकर उत्साह है। उसकी वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 दिसंबर को न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर इवेंट को संबोधित करेंगे और यही कारण है कि इसको लेकर न्यूयॉर्क में जो तैयारियां हैं या फिर जो भारत मूल के जो लोग हैं उनमें खासा उत्साह है। उनकी अमेरिका यात्रा को लेकर भारतवासियों में उत्साह है। पीएम मोदी को सुनने के लिए अब तक 24,000 से ज्यादा जो भारतवंशी है वो रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जबकि स्टेडियम की क्षमता 15,000 इस बात से समझा जा सकता है कि किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा रहेगा, जो भारत मूल के लोग हैं किस तरह से उत्साहित है। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी ऑफ यूएस इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है और आईएसीयू के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराने वाले भारतीयों की संख्या 30,000 से भी पार हो सकती है। दूसरी तरफ एआईसीयू ने कहा कि सबको स्टेडियम में बिठाया जाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन और 2019 में ह्यूस्टन स्टेडियम में हाउडी मोदी कम्युनिटी इवेंट को संबोधित कर चुके। हमने देखा कि उस समय भारतीयों में किस तरह का वहां पर उत्साह था और इन दोनों इवेंट में भी बड़ी संख्या में भारतीयों की जो शिरकत करने की जिस तरह से लोगों का जो रुझान है या लोगों की जो दिलचस्पी है वो साफ देखी जा सकती है। एक खबर पाकिस्तान से जुड़ी है रिद्धि कि जिस तरह से पाकिस्तान में रह रहे भारत के वांटेड आतंकी फरजुल्लाह गौरी ने एक वीडियो में भारत पर हमले की धमकी दी है। उसने अपने स्लीपर सेल से दिल्ली मुंबई सहित पूरे दूसरे शहरों में ट्रेनों को पटरियों से उतारने और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने के लिए कहा है। ये वीडियो 3 हफ्ते पहले टेलीग्राम पर अपलोड किया गया था। बुधवार 28 अगस्त को ये मीडिया के सामने आया। वीडियो में गौरी आतंकियों से कह रहा है कि बम विस्फोट में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें। भारत सरकार की खुफिया एजेंसी और ईडी इनकी संपत्तियों को निशाना बना रही है। इससे स्लीपर सेल नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है और यही कारण है कि गौरी ने इस तरह की जो वीडियो जारी कर कहीं न कहीं भारत में दहशत फैलाने की जो कोशिश की है। लेकिन अब जांच एजेंसियां इसकी जानकारी जुटाने के लिए लग गई है कि किस तरह से कहां उसको वो टारगेट किए हुआ है। भारत की अगर हम बात करें तो मोदी सरकार ने तीसरे कार्यकाल की पहली जो मंत्रिपरिषद की बैठक थी, बुधवार को जो बैठक हुई है, उसमें दिल्ली के सुषमा स्वराज जो बैठक हुई है उस भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक करीब 5 घंटे 50 मिनट चली। इसमें आर्थिक मामलों की केंद्रीय कैबिनेट ने 9 राज्यों में 12 नई इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है। 10 राज्यों में फैली और 6 प्रमुख कॉरिडोर से लगी ये 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में अहम छलांग साबित होगी। सरकार नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इन पर 28,602 करोड़ रुपए निवेश करेगी। केंद्रीय मंत्री अगर श्री वैष्णव की हम बात करें कि तो उनके मुताबिक भारत में जल्द स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी एक भव्य हार होगा। इसमें 10 लाख प्रत्यक्ष 30 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेंगे और जिस तरह से मोदी सरकार का ये कॉन्सेप्ट है, हमने बजट में भी देखा कि किस तरह से युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए जो तमाम सारे औद्योगिक घराने हैं वहाँ को लेकर युवाओं को ट्रेनिंग के लिए स्किल्ड करने के लिए जिस तरह से कहा है और यही फोकस जो कैबिनेट की बैठक हुई, पहली मंत्रिपरिषद की बैठक हुई
सरकार की, उसमें ये साफ दिखा है। ठीक है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो कोलकाता रैप मामले में जिस तरह से कल की जो बड़ी खबर है कि कोलकाता रेप मर्डर केस में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान से जुड़ी रही। उन्होंने कहा कि मैं इस घटना को लेकर निराश हूं और डरी हुई हूं। दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो जो झारखंड से जुड़ी हुई है और इसके अलावा दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की केंद्रीय जो चुनाव समिति की बैठक है वो बैठक आयोजित की गई है। अब हम मध्य प्रदेश की तरफ आते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से निवेश को लेकर जिस तरह से ग्वालियर में जो रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुआ और उसमें जो तमाम सारे करार हुए हैं उसमें एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। प्रदेश में तीसरी रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव ने ग्वालियर चंबल संभाग में कई सेक्टर के औद्योगिक निवेश का जो रास्ता है वो खोल दिया है। बुधवार को ग्वालियर के राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में हुई कॉन्क्लेव के दौरान देश विदेश से जुड़े उद्योगपतियों ने अंचल में निवेश में रुचि दिखाई है। उद्योगपतियों ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से राउंड टेबल और 1-to-1 चर्चा के दौरान 8,000 करोड़ रुपए से अधिक के नए निवेश का प्रस्ताव दिया है और ये तीसरा कॉन्क्लेव था। इसके पहले जिस तरह से उज्जैन की हम बात करें या फिर दूसरी जो कॉन्क्लेव हुआ जबलपुर में हुआ, ग्वालियर में तीसरा कॉन्क्लेव था और माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा और बड़ा निवेश इस ग्वालियर कॉन्क्लेव जो संपन्न हुआ उसमें आने की संभावना। उसकी वजह यही है कि ग्वालियर में जो कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी की बात करें, कल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये बात कही है कि हर उद्योगपति हर निवेशक चाहता है कि एक बेहतर कनेक्टिविटी उसको कहाँ मिल रही है और ग्वालियर एक ऐसा अंचल है जहाँ पर बेहतर एक एयर कनेक्टिविटी है और यही कारण है कि तमाम सारे निवेश इसमें आने की संभावना है। सबसे बड़ा निवेश अदानी समूह के अदानी पोर्ट्स एंड SEZ के MD करण अडानी ने घोषित किया। उन्होंने गुना व शिवपुरी में 3,500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की कि वहीं रिलायंस समूह के वाइस प्रेसिडेंट विवेक तनेजा ने रिन्यूएबल एनर्जी गैस व बायोगैस प्रोजेक्ट में निवेश का प्रस्ताव दिया है। समूह ने बीहड़ की जमीन, अगर रिलायंस समूह की हम बात करें तो रिलायंस समूह ने बीहड़ की जो जमीन है, क्योंकि ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र है एक समय बीहड़ों के लिए जाना जाता था और अब रिलायंस ग्रुप ने उसी क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। समूह ने बीहड़ की जमीन पर काम करने की इच्छा जताई। इस पर मुख्यमंत्री ने विचार करने का भरोसा दिया है। 1-to-1 चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने जो ग्वालियर कलेक्टर हैं उनसे कहा है कि कोई भी निवेशक है और जो तमाम सरकार की जो एक पॉलिसी है, जो की नीति है निवेश को लेकर, उसको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आना चाहिए, हर समस्या का समाधान होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि एक बेहतर वातावरण बनाने की कोशिश मध्य प्रदेश में की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आए और जो भी निवेशक आए और उसको तमाम सारी जो फैसिलिटीज है सरकार के स्तर पर वो मिले। और यही कारण है कि सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो सोच है या जिस तरह से निवेश नीति तैयार की गई है कि उसमें मध्य प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले। तो कल जितने भी निवेशक थे उन्होंने दोनों चीजों पर फोकस किया, एक तरफ निवेश और दूसरी तरफ प्रदेश की जो प्रतिभाएं हैं या जो स्किल्ड हैं उनको, जो स्किल्ड नहीं है उनको स्किल्ड करके अपने प्रोजेक्ट में रोजगार देना। तो कल की जो ग्वालियर जो इंडस्ट्रियल रीजनल कॉन्क्लेव हुआ वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जी ठीक है राजेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। पीएम मोदी के न्यूयॉर्क दौरे के बारे में आपने जिक्र किया। ये इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मोदी न्यूयॉर्क जाएंगे तो 24,000 रजिस्ट्रेशन होना है। उस स्टेडियम की केवल 15,000 क्षमता है। वहीं आपने पाकिस्तानी आतंकी गौरी का जिक्र किया जो UAPA के तहत आतंकवादी घोषित है। आपने मंत्रिमंडल की बैठक का जिक्र किया। इसी कड़ी में मैं उत्तर प्रदेश की ओर आना चाहूंगी। ज्ञानेश वर्मा जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? से बता दूं कि देखिए IAS के बाद में अब यूपी के जो IPS हैं अफसर की उनकी ड्यूटी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में लगाई गई। इनमें लगभग 19 IPS अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी जो है चुनाव में लगाई गई। उनमें IPS के सत्यनारायण है और IPS BD पाल सिंह है। IPS अखिलेश कुमार के साथ में पवन कुमार जी हैं, धर्मवीर
अपर्णा कुमार, मोदक राजेश और प्रतिंदर सिंह, सुभाष चंद्र दुबे, तो इन सबको मिलाकर कर देखा जाए तो 19 लोगों की ड्यूटी जो है वो चुनाव में लगाई। वहीं मैं बात करूंगा लखनऊ से इनकम टैक्स विभाग पूर्वी और यूपी में एडिशनल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर स्तर के अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। लगभग 31 अफसरों का तबादला हुआ है और इन्वेस्टिगेशन विंग में 3 नए अधिकारियों की तैनाती की गई है। लेकिन अपर आयकर निदेशक जांच लखनऊ जयनाथ का अचानक तबादला किए जाने से काफी चर्चा है और जो जयनाथ वर्मा का विंग में आए अभी 6 माह भी नहीं हुए कि उन्हें हटा दिया गया, तो ये चर्चा की विषय बना हुआ है। और जयराम वर्मा जो है मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में माने जाते हैं। इनकम टैक्स के पीसीसी आईटी ऑफिस लखनऊ ने तबादलों की सूची देर रात तक जारी कर दी। वहीं मैं बात करूंगा रिद्धि की राजधानी लखनऊ से जो प्रयागराज जिले की एक खबर आई है कि जो प्रयागराज जिले में तैनात मुख्य विकास अधिकारी आईएएस गौरव कुमार ने 7 एसडीएम सहित 78 अफसरों के अगस्त महीने का वेतन रोक दिया। कारण ये कि 3 दिनों में जवाब मांगा है कि जिसकी वजह से आईजीआरएस पोर्टल पर जिले का खराब प्रदर्शन माना जा रहा, क्योंकि लगातार आईजीआरएस पर शिकायत की जाती है और ये लोग जो नीचे का अधिकारी हो निस्तारण नहीं करते हैं, आईजीआरएस पे शिकायतें दिखती रहती हैं। इसी को लेकर सीडीओ साहब नाराज दिखे, जो इस समय डीएम इंचार्ज में भी है। इस वजह से उन्होंने आईजीआरएस की वजह से, शिकायतों की वजह से 7 एसडीएम का वेतन रोक दिया। मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 31 पीसीएस अफसरों के भी तबादले किए और यूपी कैडर के अफसर आईपीएस दलजीत जो चौधरी है 1990 से डीजी बीएसएफ भी बनाए और आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी 1990 को डीजी सीआईएसएफ बनाया गया। वहीं रिद्धि में अगली खबर की ओर करना चाहूंगी। सरकारी स्कूल में एक जानकारी मिली है कि उसके अंदर में कब्र बना दी गई और प्रशासन के हाथ पांव खुल गए। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश जिले के कौशाम्बी जिले का है, जहां पे सरीरा थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय असाड़ा गांव विकासखंड मंजनपुर में एक अजीब मामला देखने को मिला कि यहाँ सरकारी स्कूल के अंदर कब्र बना दी गई। 2 दिन के अवकाश के बाद जब कल मंगलवार को स्कूल खुला तो अंदर का नजारा देखकर स्कूल का स्टाफ दंग रहा और जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया। एसडीएम मंजनपुर आकाश सिंह, बीएसए कमलेंद्र कुशवाहा पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत ही कब्र को वहां से हटाया गया और हेडमास्टर राजकुमार की तहरीर पर पुलिस ने हाशिम और काशिम पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया। हाशिम और काशिम दोनों सगे भाई है और इनकी बहन सितारी की मौत सांप काटने से करीब 30 साल पहले हो गई। उसे इसे कब्रिस्तान में दफना दिया गया था और जब प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री बनी उसमें शासन की तरफ से बाउंड्री करवा दी और सितारा की कब्र भी बाउंड्री के अंदर आ गई। ये कब्र तब से उसी तरह पड़ी और 2 दिन स्कूल बंद होने के बाद में ये मामला सामने आया। वहीं मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिन्ना की तरह समाज को बांटने का कार्य कर रही है कांग्रेस और सपा। ये कहना सीएम योगी आदित्यनाथ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद स्तरीय वृहद रोजगार मेला को संबोधित किया था। उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोगों के अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई। सीएम योगी ने कार्यक्रम में 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही 705 करोड़ रुपए की 305 परियोजनाओं को रोका पड़ी। और सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिन्होंने सिर्फ कारनामे किए हैं, आज उन्हें उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज पसंद नहीं आ रहा है और सपा मुखिया को बेटी सुरक्षा पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में कही। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कब्र मामले का जिक्र किया जहां 2 भाइयों ने अपनी 30 साल पहले मरी हुई बहन की कब्र बनाई है स्कूल में और वहीं प्रशासन हरकत में आया। दोनों आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं। आपने योगी आदित्यनाथ के बारे में जिक्र किया, वह लगातार उनके दौरे जारी हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। इसी कड़ी में मैं देवभूमि की ओर आना चाहूंगी। महेश जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी रही? रिद्धि जी, मैं आपको बता दूं कि कल उत्तराखंड पीसीएस का रिजल्ट आ गया है और उसमें सितारगंज के आशीष ने यहाँ टॉप किया है। तो 2021 की ये परीक्षा थी, 2021 की परीक्षा का ये रिजल्ट आया है और इसमें उत्साह है। अब जो उत्तराखंड में नए पीसीएस भी मिल जाएंगे
और आपको बता दूं कि कल जो उत्तरकाशी और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून लगातार बारिश चलती रही और इस बारिश से भूस्खलन भी कहीं कहीं भूस्खलन भी हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि बद्रीनाथ मार्ग पर थोड़ा सा अवरोध चल रहा है। बाकी लगभग यदि देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी स्थितियां सामान्य रही हैं। तो जो बाल आयोग है, बाल आयोग ने मदरसों को लेकर के चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि जो मदरसे के वो संचालक हैं वो स्थिति भ्रम की ना पैदा करें, उसके लिए स्पष्ट बताएं ताकि कोई भी व्यवस्थाएं खराब ना हो और बच्चों की एजुकेशन में कोई व्यवधान ना हो। उसके लिए उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अब जो भी मदरसे चल रहे हैं उसमें मदरसों में किसी भी तरह की कोई छिपावट नहीं कर पाएगा। यदि करेगा तो उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की संभावना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो मौसम है वो मौसम अभी भी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। येलो ऑरेंज के साथ ही आज 7 जो अपने जिले हैं उसमें येलो अलर्ट जारी। तो आपको बता दें कि देखिए रिद्धि, पॉलिटिकल रूप में कल एक हरक सिंह रावत जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, उन्हें सीबीआई के बाद ईडी का भी नोटिस कल सर्व कर दिया गया है। तो कल उनकी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब जो ईडी का टारगेट है, वो ईडी का टारगेट लगातार अब हरक सिंह रावत की तरफ चल रहा है। हेलो रिद्धि जी, मुझे सुनाई आ रही है? हेलो जी बिल्कुल, बोलिए महेश जी। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि लगातार जो उत्तराखंड में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर जो स्वास्थ्य महानिदेशक हैं, उन्होंने एक एडवाइस जारी की है कि किसी भी तरीके से जो डेंगू के लार्वा है वो इकट्ठा ना हो पाए। और उसके लिए कल उन्होंने एक औचक निरीक्षण किया। उस औचक निरीक्षण में दून हॉस्पिटल पहुंचे। दून हॉस्पिटल जाकर के उन्होंने सारी जो वहां की व्यवस्था थी वो देखी और गंदगी पर वो बिखर गए। उन्होंने कहना था कि किसी भी तरीके से जब सरकारी व्यवस्थाओं में ये व्यवस्था रहेगी तो प्राइवेट वाले व्यक्ति तो क्या करेंगे। तो इस तरीके से लगातार जो रिद्धि चीजें हैं उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इससे यदि हम खांसी हो रही है, चेचक के एक छींकने या खांसने से जो फैलता है, ऐसे कोई भी लक्षण नजर आए तो तुरंत एकदम जाकर के जो भी नजदीकी सीएससी पीएचसी है उसमें अपना चेकअप कराएं ताकि कोई समस्या होने ना पाए। जी रिद्धि। ठीक है महेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी कड़ी में मैं छत्तीसगढ़ की ओर रुख करना चाहूंगी। सुनील नामदेव जी, ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें टिकी रही? रिद्धि, छत्तीसगढ़ ही नहीं, अब देश के तमाम ट्रेनों में जो खाना है, हमें सिर्फ शाम को डिनर मिलता था, लेकिन अब व्यवस्था कर दी गई है कि अब ट्रेनों में जैनी और खास बात बता दूं कि डिनर जो था शाम को, रात में मिलता था ट्रेनों में। चूंकि शाम को 5 बजे के बाद अंथव करता है जैन समाज। बहुत सारे जैन समाज के जो साथी हैं वो भोजन को लेकर दो चार होते थे ट्रेनों में, क्योंकि उनको उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार भोजन की आवश्यकता होती थी। तो रेलवे बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाते हुए अब इसकी शुरुआत जो है बिलासपुर रेल मंडल से हो रही है और अब ट्रेनों में जैनी भोजन भी मिलेगा, साथ ही शुगर फ्री भोजन भी। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच डबल रेलवे लाइन हो जाएगी और कुछ इलाकों में 20 से ज्यादा पुल, पुलिया और फ्लाईओवर्स भी बनेंगे ताकि ट्रेनों की आवाजाही सुनिश्चित हो सके। इस इलाके से बड़े पैमाने पे कोयला निकाला जाता है और चूंकि कोयले की आवाजाही देश विदेश तक हो सके बेहतर स्रोत के माध्यम से, इसके लिए ये बड़ा फैसले लिए गए हैं। इसके साथ ही जो है बारिश का एक फिर दौर शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लगातार पिछले 1 महीने से बारिश हो रही है। 967 ml बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से लगभग 11% के ज्यादा है। और एक बार फिर अब मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया है, प्रदेश भर के करीब 2 दर्जन जिलों में झमाझम बारिश के आसार। यही नहीं, अब सीबीआई को महादेव ऐप का घोटाले का मामला सौंपने के बाद अब पुलिस भी सक्रिय हो गई है। उसने एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रर को
गुजरात से गिरफ्तार किया है, उसको रायपुर लाया जा रहा है। इसका नाम दिनेश व्यास बताया जाता है। ये व्यक्ति हवाला कारोबारी है और जो करोड़ों रुपए इधर से उधर कर दिया करता था मिनट में। तो एक बड़े हवाला कारोबारी को छत्तीसगढ़ पुलिस ने हिरासत में लिया है और जल्द ही ये मामले पर सीबीआई भी अब अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। ठीक है, जी ठीक है सुनील जी, आपने छत्तीसगढ़ के मौसम के मिजाज के बारे में जिक्र किया, आपने महादेव ऐप घोटाले के बारे में जिक्र किया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।